वितान 11 नंबर का आने वाला है, 11 नंबर का। तो तीनों चैप्टर पढ़ लीजिए, 11 नंबर तो पक्के हैं। अगर पूरे प्रश्न को सॉल्व करना है तो सारांश समझना ही पड़ेगा। सारांश समझेंगे वहीं से प्रश्न बनेंगे। आप लोग कहते हो ना पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, आनंदा से सीखो। खेत में रहकर भी पढ़ लेता था वो। तो जो बच्चा खाली हाथ आया था शहर में, उस शहर में उसकी 25वीं सालगिरह पर इतना आयोजन भव्य तो रहेगा ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण बैरागी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप सभी? मेरे राजस्थान के रणबांकुरों और 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, आप वाकई बहुत धुरंधर हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी तो आपने इतने अच्छे से पढ़ी है कि आपको एकदम मजा आ रहा होगा हिंदी पढ़ने में, है ना। और कहीं ना कहीं आपको मेरी भी तारीफ करनी होगी। आप लोग वैसे कर भी रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी हिंदी की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आपकी उस प्रतिक्रिया को, उस कमेंट्स को, उन लाइक्स को ध्यान में रखते हुए इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम जिस चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं वो है आपका वितान। यानी कि वितान पूरे की पूरे 3 चैप्टर हैं आपके वितान में। तो वो सारा की सारे 3 चैप्टर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। बच्चों देखा जाए तो वितान केवल 3 चैप्टर हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से देखें तो वितान में पूरे की पूरे 11 नंबर आ रहे हैं। और 11 नंबर आ रहे तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, इसकी रणनीति एक अलग तरह से बनेगी। क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी के सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा। अगर आपने उस चैप्टर को ठीक से समझा है तभी जाकर के आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। यही इसकी रणनीति है। तो इसकी रणनीति को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम पूरे आपके वितान के 3 चैप्टर कवर करेंगे और साथ ही साथ कवर करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के सारे की सारे क्वेश्चन और उन प्रश्नों को किस तरह से डील करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक नहीं किया है, तो बच्चों आप कहीं ना कहीं बहुत जरूरी चीज मिस कर सकते हैं। कारण क्या है, क्यों मिस कर सकते हैं? क्योंकि भैया हम केवल वितान नहीं, वितान के बाद हम अभिव्यक्ति माध्यम भी लेकर के आएंगे। अभिव्यक्ति माध्यम के बाद हम निबंध, पत्र और अपठित बोध, ये तीनों की तीनों राइटिंग स्किल के सेक्शन भी हम लेकर के आएंगे। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर वाकई में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया कि नहीं करवाया। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में क्या होगा, कंप्लीट वितान आपकी हो जाएगी। ये आप समझ करके चलिए, क्या हो जाएगा, वितान पूरी की पूरी वितान को हम कवर करेंगे। और देखिए भैया किस तरह से करते हैं हम पूरी की पूरी वितान को कवर। लेकिन उससे पहले आप ये एक बात समझ लीजिए कि जो वितान है ना आपकी, कितने नंबर की आ रही है? 11 नंबर की आ रही है। अब 11 नंबर को हल्के में ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं। अभी तक हमने YouTube वीडियो के माध्यम से कितने नंबर की हिंदी कवर करी? आप भूल तो नहीं गए? 31 नंबर आते हैं किसके? आरओ के। कंप्लीट आरओ का एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि आपके पूरे के पूरे 31 नंबर का वो जो आरओ का वीडियो है वहां से आपके कवर हो जाए। इसके साथ साथ हम एक और वीडियो बना चुके हैं आपकी व्याकरण का, व्यावहारिक व्याकरण। व्याकरण आपकी कितने नंबर की आ रही है? 8 नंबर की आ रही है। इस तरह से हमने 8 और 31 कुल मिलाकर के 39 नंबर का सिलेबस कर लिया है। आज हम इस 11 नंबर को टारगेट करेंगे और इस 11 नंबर की रडार में आ रहा है आपका पूरा वितान। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा वितान एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। आपको इसे मजेदार तरीके से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, 11 नंबर आ रहे हैं, पर 11 नंबरों का विभाजन कैसे किया आइए समझ लेते हैं। ये भी बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे आपके 2। बहुचयनात्मक समझते हैं ना? ऑब्जेक्टिव, एक प्रश्न दे दिया, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ऐसे कितने आएंगे? 2 आएंगे, 2 प्रश्न। ठीक है, एक एक नंबर के रहेंगे, तो 2 ये हो गए। दूसरा आप क्या आएंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय का प्रश्न का मतलब है कि एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, वो भी 2, तो 2 नंबर का ये। इन प्रश्नों को कैसे लिखना है? इन प्रश्नों का लिखने का एक ही तरीका है, 1-2 लाइन में लिख करके आगे बढ़ जाओ।
एक ही 2 नंबर का प्रश्न है, 1-2 लाइन में, वो जो जितना पूछे ना उतना बता के आ जाना है बस। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे? 2, तो 2-2 नंबर के कितने हो गए? 2 आएंगे, तो 4 नंबर इसके हो गए। साथ ही साथ आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न, तो 3 नंबर ये हो गए। जोड़ लो कितने हो रहे हैं? 2 और 2 4, 4 और 4 8, 9 10 11, ये टोटल कितने हो गए आपके? 11 नंबर। वितान की जो छोटी सी किताब है, जो 3 चैप्टर है, आपको 11 नंबर दे करके जाने वाले हैं। तो इसको भैया कैसे सॉल्व करें, इसकी रणनीति क्या होगी, है ना? मैंने आपको व्याकरण की रणनीति बताई कि नहीं बताई? मैंने आपको व्याकरण की रणनीति बताई, आरोह की रणनीति बताई, आज मैं वितान की रणनीति लेकर आया हूं। वितान को पढ़ने का एक स्पेशल तरीका है, चैप्टर को समझना है। क्या करना है वितान में भैया? वितान में हमें ये करना है, पाठ को समझना है, अच्छे से पाठ को समझना है। अगर आपने तीनों पाठ को समझ लिया है, तब जाकर आप यकीन मानिए कि आपका पूरा की पूरा चैप्टर और उस चैप्टर से जितने प्रश्न आने वाले हैं वो आपने कवर कर लिए। ठीक है, हम उदाहरण के जैसे समझेंगे। पहले मैं आपको पाठ समझाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर के प्रश्न समझाएंगे, देखते हैं उसी में से बनेगा। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहला पाठ आपका है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी ने। ठीक है, इसके नायक का नाम क्या है? यशोधर बाबू है। यशोधर बाबू के कैरेक्टर भी हैं, यानी कि उनका एक आदर्श है। आदर्श वो किसे कहते हैं? अपने किशनदा को कहते हैं। और ये यशोधर बाबू की पूरी कहानी है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसा इसका नाम आप पढ़ रहे हैं सिल्वर वेडिंग, यानी यशोधर बाबू की विवाह को 25 वर्ष बीत चुके हैं। जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा ना सिल्वर जुबली, वैसे ही यहाँ सिल्वर वेडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले इसका हम सारांश देखते हैं। सारांश देखने के बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। क्या है सारांश? यशोधर बाबू अपनी 25वीं सालगिरह पर दफ्तर से जाते हुए, कहानी जहां से चालू होती है ना, तो वो यशोधर बाबू दफ्तर में हैं, अपनी घड़ी से ऑफिस की घड़ी मिलाते हैं और कहते हैं कि मेरी घड़ी आगे चल रही है, ऑफिस की घड़ी तो सुस्त है। फिर वहां पे एक चड्डा साहब रहते हैं, वो कहते हैं अरे यशोधर बाबू, है ना, वैसे तो वो हैं यशोधर बाबू के जूनियर, ठीक है, लेकिन वे कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे? बोले हाँ, ये घड़ी जो है मेरी, ये तो क्या है कि मुझे विवाह में बनी थी, और इसके साथ साथ वो अपने विवाह की जो है डेट बताते हैं। क्या डेट बताई? 6 फरवरी 1947 को, कि मेरा विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को हुआ था। तो चड्डा ने क्या कर लिया भैया? मेनन ने हिसाब लगाया और बोले आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, यशोधर बाबू पार्टी के लिए 30 रुपए देते हैं। 30 रुपए में क्या होगा? 30 रुपए में उस जमाने का जमाना है 1947 में, आप 25 जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा किस जमाने का जमाना है। ठीक है, तो उस जमाने में 30 रुपए भी बहुत वैल्यू होती थी। तो यशोधर बाबू 30 रुपए देते हैं, पूरी पार्टी के लोग उसमें पार्टी करते हैं, पूरे दफ्तर के लोग उसमें पार्टी करने लगते हैं। यशोधर बाबू उनको 30 रुपए देते हैं, नाश्ता वास्ता नहीं करते और मंदिर के लिए चले जाते हैं। मंदिर भी कौन सा? बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू प्रतिदिन ऑफिस से जाते हुए बिड़ला मंदिर जाते थे, ये उनका डेली का रूटीन था। ठीक है, तो उस दिन भी वे ऑफिस खत्म होता है और ऑफिस खत्म होने के बाद वे अपने मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, बिड़ला मंदिर चले जाते हैं। ठीक है, वे ऑफिस पैदल ही जाते हैं। शुरुआती नौकरी में साइकिल से जाते थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि पापा आप साइकिल जाते हो ना तो हमें शर्म आती है। तो यशोधर बाबू का ने कहा कि चलो ठीक है, तुमको शर्म आती है तो भैया मैं नहीं जाता साइकिल से। उन्होंने कहा कि आप कुछ ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, ये ले लीजिए, स्कूटर ले लीजिए। लेकिन यशोधर बाबू कहते हैं कि स्कूटर की सवारी तो एकदम बेहुदा होती है, मुझे नहीं जमती। तो वो क्या करते हैं? पैदल जाते हैं। ठीक है, पहले साइकिल जाते थे और बाद में क्या करते थे? पैदल जाते हैं। चलो, अब क्या हुआ भैया, एक चीज ये समझिए कि यशोधर बाबू कौन है, इसका परिचय भी दिया गया है। यशोधर बाबू क्या करते हैं कि गांव में जब मतलब गांव से रोजगार ढूंढने के लिए वे शहर आते हैं, और शहर में आकर के उनके ही गांव के एक व्यक्ति हैं किशनदा, तो वे किशनदा से मिलते हैं और किशनदा कहते हैं अच्छा तो हमारे गांव से? बोले हाँ ठीक है, काम करना तो हमारे यहीं रह लेना। ठीक है, तो यशोधर बाबू जो है वो किशनदा के वहीं रहने लगते हैं, और किशनदा के वहीं रहते हैं, वो किशनदा उनकी नौकरी भी लगवा देते हैं। और जो उनकी जो भी जिंदगी है, यशोधर बाबू की आज की जो भी जिंदगी है, वो किशनदा की देन है। इतना बात समझ लीजिए। तो भैया किशनदा इनको अपने घर क्यों रख लिया? उनकी शादी नहीं हुई थी क्या? बिल्कुल, किशनदा का विवाह नहीं हुआ था।
तो किसंदा का घर जो था ना वो एक तरह से धर्मशाला जैसा था कि उनके गांव से जो भी आते थे वो उनको रख लेते थे और फिर सब लोग खाना बनाते थे, खुद खाते थे, किसंदा को भी खिलाते थे, इनका भी काम हो जाता था, उनका भी काम हो जाता था। तो ये किसंदा को अपना आदर्श मानते हैं। किसंदा यशोधर बाबू को अपने दफ्तर में नौकरी लगवाई थी, किसंदा ने लगवाई थी, ठीक है। किसंदा आदर्शवादी व्यक्ति हैं। आदर्शवादी मतलब क्या? अरे हमारे जमाने में तो ऐसा था, आपने तारक मेहता देखा है ना, उसका भिड़े वही लगभग एक तरह इस तरह से आदर्शवादी व्यक्ति थे। किसंदा का घर मेस की तरह था, गांव से आने वाले हर बेरोजगार उनके घर में पनाह पाता था। ये उनका परिचय हो गया। अब क्या हुआ, याद कीजिए कि वो बिड़ला मंदिर गए थे, बिड़ला मंदिर से होते हुए भी अपने घर आए। अपने घर आए तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि उनकी 25वीं सालगिरह यानी कि उनकी सिल्वर वेडिंग के दिन उनके बच्चों ने घर पे एक पार्टी का आयोजन रखा हुआ था। ये गए तो इन्हें सरप्राइज मिला, ठीक है। यशोधर बाबू 25वीं सालगिरह वाले दिन जब वे देरी से अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि पार्टी है और घर पे पार्टी चल रही है और ये आराम से अपने फक्कड़ अंदाज में रोज चल रहे हैं। तो पहले तो ये बहुत असहज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेहमान आ गए थे। इतने मेहमानों के देखकर यशोधर बाबू असहज हो जाते हैं और पूजा करने लगते हैं। और जब सारे मेहमान चले जाते हैं तब पूजा से आ जाते हैं, बोले गए क्या सब, है ना। क्योंकि इन्हें ना किसी ने पूछा है कि भैया पार्टी करना चाहते हैं कि नहीं, क्या आपकी सिल्वर वेडिंग है, आप क्या चाहते हैं, आपको कहीं जाना है या फिर कुछ किस तरह से आप मनाना चाहते हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। इनके बेटों ने क्या करा, इनके लिए पार्टी का आयोजन कर दिया कि हमें पार्टी में मजा आता है तो हो सकता है बाबूजी को भी आएगा। पर बाबूजी कहाँ भैया, बाबूजी को पार्टी में काम मजा आता है। बाबूजी तो मेहमानों को देखकर और सिल्वर वेडिंग को देखकर कि अच्छा इसलिए आए हैं, समहाउ इम्प्रॉपर बोल करके पूजा करने के लिए चले गए, ठीक है। ये सब क्यों है भैया, क्या चीज दिखाना चाहते हैं लेखक? लेखक दिखाना चाहते हैं कि पुराने जमाने की मानसिकता रखने वाले अपने जो हैं यशोधर बाबू, ये बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, पत्नी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो घोड़ा है वह किसंदा के जमाने में बैठा है और आज के जमाने में आज के जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं ये एकदम मॉडल जमाना हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि अरे बाबूजी इस तरह से होना चाहिए, आप स्कूटर लेके जाओ, आप थोड़े स्मार्ट रहो। और बाबूजी को लगता है कि किसंदा सही कह रहे थे। तो इस तरह से दोहरा जीवन चल रहा है, दोहरा चरित्र चल रहा है और किसंदा अपने मतलब जो घर वाले हैं उनसे तालमेल नहीं बिठा पा रहे। इसलिए वो करते क्या है कि वो रोज रोज अब दफ्तर से घर जाते हैं तो देरी से जाते हैं, क्योंकि अगर हर बात पे उनकी बहस हो रही है तो फिर उन्होंने बहस करना छोड़ दिया, ना बात करते ना कुछ। इस तरह की कहानी चलती है। यशोधर बाबू आदर्शवादी थे, अपने परिवार की किसंदा के आदर्शों का अनुरूप चलाना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे आधुनिक सोच रखते थे और साथ ही उनकी पत्नी भी बच्चों के कहने पर उनके साथ आधुनिकता अपना लेती है। उनकी पत्नी भी क्या कहती है, आधुनिकता अपना लेती है, लेकिन ये नहीं कर पाते। तो इस प्रकार यशोधर बाबू क्या करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। देख लीजिए ये तीनों एकदम खुश हैं अपने और यशोधर बाबू ऐसे मुंह लटका करके बैठे हैं, है ना। ये सारे की सारे इमेजेस काल्पनिक हैं, ऐसे ही बनाई गई हैं, है ना, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा होता है। अब जब ये तालमेल नहीं बिठा पाते तो आखिरी में क्या करते हैं, ये चले जाते हैं और किसंदा को सोचते हैं कि अच्छा मेरी जगह किसंदा होते तो किसंदा क्या करते हैं। इन्हें लगता है किसंदा नहीं थे, किसंदा सुपरमैन थे। किसंदा के पास हर समस्या का समाधान है और इन्हें जो जवाब मिलता है कि उस जमाने में किसंदा क्या करते हैं वही ये करने लगते हैं, ये इनका काम है, ठीक है। कहानी के अंत में इस तरह किसंदा को ही याद करते हैं और सोचते हैं किसंदा इस स्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं, और उनके मन से जवाब आता अंत में सब अकेले ही हो जाते हैं, क्योंकि किसंदा भी अंत में अकेले हो गए थे। किसंदा का उनका पता चलता है कि किसंदा जब मतलब जब तक नौकरी थी तब तक तो ठीक था, अच्छे से पूरे गांव के लोग उनके वहां आते थे, सब खाना बना के खाते थे, किसंदा का काम चल रहा था। फिर आखिर में जाके नौकरी से रिटायरमेंट हुआ उनका, और रिटायरमेंट होने के बाद में इधर उधर भटके और फिर पता नहीं कहाँ गए। तो किसंदा का जो अंत है वो भी बहुत भयानक बताया गया है, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू किसंदा को बहुत मिस करते हैं, ये उनकी कहानी है। और क्या सोचते हैं मेरे किसंदा, कि मेरे किसंदा कैसे थे, ठीक है। ये हो गई कहानी। क्या है कहानी, वही एक व्यक्ति अपने आदर्शों के साथ और अपनी आधुनिकता के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इस तरह की एक कहानी है, ठीक है। जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है, वो कुछ भी होता है ना, अरे जो हुआ होगा, जो हुआ होगा मतलब क्या, अरे जो हुआ होगा हो गया, ठीक है, अब क्या एक्सेप्ट करो, ऐसा। तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्या है इसका भाव, देखो जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, बिल्कुल यही, ठीक है। ये लिखा है आपका आंसर। परायापन की बात नहीं है, तरक्की को स्वीकारना भी नहीं है, प्रॉपर विकास भी नहीं है, जो हुआ होगा भैया हो गया, अब आगे बढ़ो, ऐसा वो वाली बात। वाईडी पंथ का पूरा नाम है यशोधर पंथ, ठीक है, यशोधर पंथ, बहुत अच्छी बात। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके पिछले वर्षों में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए,
यशोधर बाबू ने पूजा करने बैठे थे, अच्छा मेहमान गए क्या, गए तो मैं आ जाऊं उठ के, इस तरह से उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? ऑफिस से वे घर लेट इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें, पहली बात तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बातें पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा, जिससे वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं और देर से जाना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ बहाने बनाने के लिए उन्होंने बिरला मंदिर जाना भी शुरू कर दिया कि भैया मैं मंदिर होके आता हूं, इसलिए मुझे देर हो जाती है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, उन्हें बिरला मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, किसनदा के दिल्ली से चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किसनदा को किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की? किसनदा की सारी परंपराएं, किसनदा ने जब कहीं कुछ बात कह दी, उस बात को याद रखने की परंपरा की शुरुआत इन्होंने की। यशोधर बाबू ने किसनदा के जाने बाद उनकी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा। सांस्कृतिक विरासत क्या मतलब, कुछ दे के गए थे क्या? नहीं, कुछ दे के नहीं गए थे। वो जिस तरह से जीवन जीते थे, उनके हिसाब से ये अपना जीवन जीना चाहते थे कि किसनदा ने ऐसा कहा था, मतलब ये है कि इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि किसनदा इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाते, जनेऊ बदलने, होली गायन करने, रामलीला जैसे आयोजनों के माध्यम से कुमाऊनी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, ताकि अपनी जड़ों से जुड़ाव बना रहे। कुमाऊनी परंपरा मतलब क्या? यशोधर बाबू के गांव का नाम था कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं क्या था? गांव का नाम था। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या फिर वन लाइनर पूछेंगे बता देंगे कि बताओ यशोधर बाबू किस गांव के थे, पता चलना चाहिए ना आपको। यशोधर बाबू अपने घरवाली के आधुनिकताओं का आचरण करने पर क्या उसका मजाक उड़ाते थे? जब उनकी जो पत्नी है वे इस तरह से आधुनिक बनती हैं और फिर गाउन पहनती हैं और इस तरह का मॉडल जो कपड़े रहते हैं वो पहनती हैं, कुछ भी इस तरह से बनने की कोशिश करती हैं, तो यशोधर बाबू उसका मजाक उड़ाते थे। किस तरह से उड़ाते थे? यशोधर बाबू अपनी पत्नी को आधुनिक पहनावे और व्यवहार पर तंज कसते हुए उसे चनायत बुढ़िया जैसे शब्दों से चिढ़ाते थे। वे उसे अनदेखा करना चाहते थे, पर अंततः उन्हें महसूस हुआ कि समाज में उपहास पत्नी का नहीं बल्कि स्वयं उनका ही हो रहा है। फिर बाद में उन्हें पता चला कि असली मजाक उनका नहीं उड़ा रहा, मेरा उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह से आदर्श में जीना चाहता हूँ। ठीक, सिल्वर वेडिंग के इस कहानी का आशय क्या है? 2022 का प्रश्न है। यशोधर बाबू की शादी से 25 वर्ष पूरे हो जाने पर मनाए जाने वाले समारोह में इस कहानी का आशय है क्या है, जो कि इस कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु से प्रारंभ अंत तक शादी समारोह केंद्रित रही है ना। सिल्वर वेडिंग की इस कहानी का आशय क्या है? सिल्वर वेडिंग की इस कहानी का आशय ये तो है ही सही, ये बात आप लिख देंगे कि शादी का 25 वर्ष हो गए हैं। साथ ही साथ एक और चीज इसमें आपको लिखना है कि यशोधर बाबू आदर्शवादी व्यक्ति हैं, तो यशोधर बाबू के आदर्शवाद और, ठीक है, यशोधर बाबू के आदर्शवाद और उनके पत्नी, यहां मैं लिख देता हूं, पत्नी तथा बच्चों के आधुनिकतावाद के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। तो ये भी भैया आशय है इसका। ठीक है, 25वीं सालगिरह तो है ही सही, साथ ही साथ ये आदर्शवाद और उनके बच्चे जो कि आधुनिक बन चुके हैं, तो इन दोनों के बीच का द्वंद्व दिखाया गया है। यशोधर बाबू की दोहरी पर्सनालिटी दिखाई गई है। दोहरी पर्सनालिटी क्या कि भैया एक तो आधुनिकतावाद और पाश्चात्यवाद, पाश्चात्य नहीं, अपना आदर्शवाद। तो आदर्शवाद और आधुनिकतावाद दोनों के बीच द्वंद्व है। यशोधर बाबू दोनों के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि वे पुराने जमाने जैसा जीना चाहते हैं और समय उनके लिए नहीं रुका। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, यह शब्द किसने कहे? कौन कहेगा? जो आदर्शवादी व्यक्ति है ना, वही कहेगा। तो आदर्शवादी व्यक्ति कौन है? दफ्तर में चड्डा द्वारा सिल्वर वेडिंग की बधाई देने पर यशोधर बाबू खुश तो हुए, लेकिन झेपते हुए कहे, है ना। एक इसमें एक लाइन बड़ी प्यारी लगती मुझे, यशोधर बाबू खुश हुए, झेपते हुए खुश हुए और खुश होते हुए झेपे, है ना। कितनी अच्छी लाइन है, झेपते हुए खुश हो। क्या आप कभी आप झेपते हुए खुश हुए हैं? ए भैया खुश होते हैं तो खुश हो लो, नहीं होना है तो मत हो, पर झेपना भी है और खुश भी होना है। और यह कला यशोधर बाबू ने किससे सीखी थी पता है? किसनदा से।
है ना, क्योंकि एकदम से खुश हो जाएंगे तो कैसे होगा, तो इसलिए क्या झेपते हुए खुश हो। ठीक है, चलिए, तो यशोधरा बाबू फिर खुश तो हो गए कि चलो ठीक है, हमने वाला बधाई दे रहा है। फिर आखिर में धीरे से बोला, अरे ये तो गोरे साहबों के चोचले हैं, है ना, मैं सब में नहीं मानता, पर तुमको पार्टी करनी है तो ये 30 रुपए रखो और अपने हिसाब से चाय समोसा बुला लेना, और क्या करना, पर मैं नहीं खाऊंगा भैया, मैं नहीं रुकूंगा, आप लोग एंजॉय करो। ऐसे बोल के चल गए। सालगिरह मनाना पश्चिमी सभ्यता का दिखावा है, जो भारतीय परंपरा और उनके मूल्यों के अनुकूल नहीं है। अच्छा, तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, यानी कि उनके जब विवाह हुआ था, विवाह वर्षगांठ हुई थी, तो उनके बच्चों ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि आप जब दूध लेने जाएंगे ना तो ये पहनना है। ठीक है, इस तरह से बात है। तो कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई, यानी कि ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी, नमी मतलब क्या, आंखें गीली हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कुछ दुख हुआ। सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर उपयुक्त कथन के भाव में संक्षेप लिखिए। क्यों, क्या भावार्थ क्या है इस लाइन का, उनकी आंखों में नमी क्यों आ गई, क्योंकि उन्हें ये इस बात का दुख हुआ कि देखो मेरा बेटा मेरे लिए ड्रेसिंग गाउन ला सकता है, पर ये नहीं कह सकता क्या आज से आप मत जाना, मैं चला जाऊंगा, ये बात है। ठीक है, क्या देखिए, ये तो ठीक है, आग्रह पर पहनते हैं तो उनकी आंखों में जरा सी नमी चमक आती, क्यों आती, बेटा कह रहा है सवेरे इसे पहनकर दूध लाने जाया करे, वो यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा। ठीक है, अगर बेटा कह देगा अरे बाबूजी आपको दूध लाने की क्या जरूरत है, मैं ले आऊंगा, तो फिर यशोधरा बाबू को क्या चाहिए, एक आदर्श बेटा उन्हें मिल जाए। लेकिन उनका बेटा क्या कर रहा है, गाउन गिफ्ट कर रहा है। मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधरा बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। अब भैया यशोधरा बाबू तो ठीक है, देखिए आपके जो बोर्ड में जो सिलेबस है ना, उसमें प्रश्नोत्तर इस तरह से घुमा घुमा के पीछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये करिए, प्रश्न को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। ये वाली एक लाइन दे दी उन्होंने, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। अब ये कथन कह दिया, अब इस कथन के बीच में आपको क्या समझाना है। पहली बात है यशोधरा बाबू की भीतरी मन। ठीक है, उनके अंदर जो मन है वो क्या चाहता है कि भैया ये सब जो सालगिरह वगैरह हैं ये सब फालतू गोरे लोगों की चोचले हैं, हम ये सब नहीं मानते। और दूसरा कौन है, नई पीढ़ी। नई पीढ़ी, नई पीढ़ी का संदेश। मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, आप लोगों को एकदम मिक्सचर फैल रहा होगा वहां पे, है ना, आप लोग भी नीचे कमेंट करेंगे सर मिक्सचर मत फैलाइए। ठीक है, चलिए बदल लिया मैंने कलर। तो नई पीढ़ी का संदेश आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको ये लिखना है कि यशोधरा बाबू की क्या स्थिति है, उनके मन की क्या स्थिति है। ठीक है, तो क्या किस तरह से लिखेंगे, यशोधरा बाबू भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक और किसंदा के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वे पाश्चात्य संस्कृति के दिखावों को अंग्रेजी के चोचले मानकर उसका विरोध करते थे। दफ्तर में सहयोगियों के आग्रह पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी देना उनकी उदारता और मानवीयता का सहानुभूति को दर्शाता है कि हाँ पार्टी दे रहे हैं मतलब सहानुभूति व्यक्ति हैं। यह प्रसंग हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों और सादगी को न भूलने का संदेश देता है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया कि हाँ यशोधरा बाबू बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हैं, वो पार्टी वार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति कैसे रखते हैं कि जब नई पीढ़ी ने उन्हें कहा कि एक काम कीजिए 30 रुपए दीजिए और हम पार्टी करना चाहते हैं, तो उन्होंने 30 रुपए दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से सहानुभूति का वर्णन यहाँ पे करना है। चलिए 2024 का प्रश्न है, आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधरा बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। ये क्या बात है भैया, अंधेरे में ही दुबके रहे, क्यों दुबके रहे। पहली बात तो उन्हें पसंद नहीं था पार्टी वार्टी करना, फिर उसके बाद उनके ही घर पे उनकी ही सिल्वर वेडिंग पे पार्टी बुला दी गई और उन्हें पता तक नहीं है। और फिर पार्टी बुला दी गई तो ठीक है यार, 4 लोग मिलके कर लेते, इतने सारे मेहमान आ गए और उनके जो लड़का था उसका बॉस भी आया हुआ था। ठीक है, तो वो भी आया हुआ है, बहुत सारे लोग आ गए। अब अचानक यशोधरा वो बस्ता अपने देसी आदमी है, घर पे गए, देखो इतने सारे लोग, झेप गए, झेपते हुए खुश हो गए। ठीक है, तो ये हुआ पूरा। और फिर क्या हुआ, वर्तमान में आए परिवर्तन से हास्य पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की संवेदना कहानी के आधार पर लिखी। कि कहानी के आधार पर मूल संवेदना क्या है, तो कहानी के आधार पर मूल संवेदना यही कि भैया उसे पूछ तो लो यार वो एंजॉय कैसे करना चाहता है ना। सिल्वर वेडिंग पर यशोधरा बाबू जब घर लौटे तो बिना बताए आयोजित भव्य पार्टी और आधुनिक अजनबियों को देखकर ठगा सा महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि मुझे ठग लिया, मुझे इतना जरूरी भी नहीं बताया, मतलब बताया तक नहीं, पूछा नहीं वो बात अलग है, पर बताना तो चाहिए था ना। ठगा सा महसूस, अपनी पत्नी और बेटी के आधुनिक पहनावे
उनकी पत्नी और बेटी को देखा आधुनिक पहनावे पहन के घूम रही हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगे। समहाउ इम्प्रॉपर क्या होता है? ये उनका एक तकिया कलाम है। जब भी कोई चीज गड़बड़ लगती है ना, तो वो कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। एकदम इम्प्रॉपर नहीं कहते हैं, समहाउ यानी थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि वे एकदम आदर्शवादी थे ना, किसी को बुरा नहीं कहना चाहते थे। समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है, इस तरह से कहते थे। यह स्थिति दर्शाती है कि वे अपने ही घर में बेगाने हो गए थे। अपने ही घर में मेहमान की जैसे गया आदमी, उसे क्या पता कौन कौन क्या क्या बना है। अतः कहानी आधुनिकता की चकाचौंध के बीच हाशिए पर धकेले गए पारंपरिक मानवीय मूल्यों और पीढ़ीगत अंतराल की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। चलिए अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधरा बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर, उनके और उनकी पत्नी के बीच क्या वैचारिक अंतर है और पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतर दिखाई देता है। मतलब क्या है भैया कि एक तरफ हो गए अपने यशोधरा बाबू, यहां समझिए, एक तरफ हो गए आपके यशोधर बाबू, दूसरी तरफ हो गए आपके वर्सेस उनका परिवार। उनका परिवार प्रश्न ये पूछना चाहता है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समझाओ, कि उनका यशोधरा बाबू हो गए और उनकी पत्नी के बीच, और साथ ही साथ उनके नई पीढ़ी के बीच। नई पीढ़ी के मतलब अपने बच्चे जो है उनके बीच क्या अंतर है। ठीक है, यही समझाना है भारतीयता और पाश्चात्यता का प्रभाव। सिल्वर वेडिंग कहानी में पीढ़ीगत अंतराल पाश्चात्य प्रभाव के कारण मानवीय मूल्यों का पतन दिखाता है। ठीक है, क्या इसमें परिवार द्वारा यशोधरा बाबू के विचारों की अनदेखी और समहाउ इम्प्रॉपर, ये उनका तकिया कलाम है। जैसे वाक्यांश पुरानी और नई पीढ़ी के टकराव को दर्शाते हैं। यह वैचारिक मतभेद पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, जहां यशोधरा बाबू अपने ही घर में आदर्शों और आधुनिकता के बीच धकेले जाते हैं। एक और प्रश्न, कितने सारे प्रश्न आए देखो बच्चों इसमें से। संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, कौन कह रहा है? ये कौन कह सकता है? समझिए, इस कथन को सिल्वर वेडिंग पाठ के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क सहित उत्तर लिखिए। ये कह रहा है मनोहर श्याम जोशी की इस कहानी में यशोधरा बाबू ने संयुक्त परिवार बचाने के लिए कभी पत्नी का पक्ष नहीं लिया। तो ये बात कही गई किसने है? यशोधरा बाबू की पत्नी ने। ठीक है, इसके विपरीत आज परिवार टूट रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ी बुजुर्गों के संस्कार को अनदेखा कर रही है। बुजुर्गों के संस्कारों को अनदेखा करती है। वर्तमान में बहुओं द्वारा मर्यादा तोड़ने और पतियों द्वारा उनका पक्ष लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। तो इस तरह से आपको बताना है जो सामाजिक मूल्यों के पतन की एक बड़ी विडंबना है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधरा बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही। मतलब ये सिल्वर वेडिंग की जो भव्य पार्टी है वह उन्हें कैसी लगी? समहाउ इम्प्रॉपर लगी। ठीक है, लेकिन समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया सिल्वर वेडिंग, एक बात समझिए कि गांव का एक लड़का था यशोधरा बाबू, ऐसे ही नौकरी ढूंढने के लिए गया था शहर। वो तो हुआ किस्मत से किसंदा मिल गया और किसंदा के रेफरेंस से इनकी नौकरी लग गई। इनकी नौकरी लगी तो इनका एक बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, बेटी अमेरिका जाने की धमकी देती है और एक लड़का पहले से अच्छी नौकरी में है। तो एक बात सोचिए कि जिस लड़के ने वो समय देखा हो जब उसके पास खाने की, रहने तक की जरूरत नहीं है, अब उसी की 25वीं सालगिरह पर इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ, तो क्या उसे थोड़ा सा संतोषजनक संतोष नहीं मिलेगा? थोड़ी सी शांति नहीं मिलेगी कि कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत का प्रताप है? वही बात, यशोधरा बाबू के घर सिल्वर वेडिंग की पार्टी भव्यता के साथ चल रही थी। घर को बहुत सुंदर सजाया गया था और जैसे ही अंदर पहुंचे बेटे ने देर से आने का उलाना दिया। बेटे ने कहा अरे पापा आज तो आ सकते थे जल्दी, आगे क्या है? बेटी के कहने पर पत्नी के साथ केक काटा। बेटी ने कहा चलो आओ पापा केक काटते हैं, तो पत्नी के साथ उन्होंने केक काटा। फिर क्या है, सबने खाया। सिल्वर वेडिंग का यह कार्यक्रम यशोधरा बाबू को अच्छा लग रहा था, परंतु है ना, उन्हें लग रहा था कि अच्छा है, परंतु क्या है, संस्कार, उन्हें संस्कार और किसंदा याद आ रहे थे कि किसंदा ने तो ऐसा कहा था, है ना, और ये अपने जो आदर्श हैं वो तो इस तरह के हैं। मतलब अच्छा तो लग रहा है लेकिन उसे अपनाएं कैसे, ये इस तरह की बात थी। तो संस्कारों से उन्होंने क्या करा, अनिच्छा प्रकट की और उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर कहा, पूजा के लिए चले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं यशोधरा बाबू अनिच्छा के बावजूद भी पार्टी संतोषजनक रही। वही है भैया संस्कारों का, और मतलब अच्छा तो लग रहा है पर संस्कार हमारे क्या हैं। यशोधरा बाबू दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष विपक्ष में उदाहरण सहित तर्क।
यही है कि वो दो भी परिवार आधुनिक जीवन शैली में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और पत्नी और बच्चे नए फैशन, खान पान, सामाजिक गतिविधियों में रम चुके हैं। ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या है, यशोधरा बाबू अपनी पुरानी परंपराओं, शांत जीवन और इस तरह के आधुनिक माहौल में खुद को ढाल नहीं पाते हैं और यही कारण है, ठीक है, ढाल नहीं पाते हैं और यही कारण है कि यशोधरा बाबू का जीवन हमें दो नाव में सवार दिखता है, एक तो आदर्शवाद की नाव और एक आधुनिकतावाद की नाव। अब आ गया आपका अगला चैप्टर, जूझ। इसमें क्या है, इसमें भी वही तरीका है, केवल एक, क्या, इसको भी ठीक से पढ़ लो। एक बार पाठ समझ गए तो आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा। इसके लेखक कौन है आपके, आनंद यादव है। अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने, इन्होंने आपका क्या किया है, अनुवाद किया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ लिखा है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो केशव प्रथम वीर ने किया अनुवाद, लेखक लिखा है आनंद यादव ने। तो आनंद यादव ने किस भाषा में लिखा, मराठी भाषा में लिखा। तो जूझ है क्या, जूझ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो हमारे कहानी में, हमारी इस किताब में पूरा उपन्यास है नहीं, थोड़ा सा अंश लिखा है, ठीक है। हमारे इसमें थोड़ा सा अंश दिया गया है, इसका सारांश हम देख लेते हैं। ये देख लिया, आनंद यादव ने लिखा, मराठी भाषा में लिखा, केशव प्रथम वीर इसके अनुवादक हैं और हमारे इसमें एक अंश दिया गया है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आओ कि ये अंश क्या कहता है। दरअसल कहानी है एक बच्चे की, मराठी यानी कि महाराष्ट्र के किसी एक बच्चे को समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में एक बच्चा था जिसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। कारण क्या था, क्यों छुड़वा दी थी, क्योंकि उसके पिता को लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई सब फालतू के काम होते हैं, खेतों में काम करेगा तो खेत का काम सीखेगा और इसी से जीवन चलता है, इस तरह की बात वह कर रहा था। तो बच्चा इससे परेशान हो गया, है ना, और वो अपनी माँ से बात कर रहा है। तो उसका वर्णन वहीं से कहानी चालू होती है। आनंदा पानी ला रहा था, माँ कंडे थाप रही थी। माँ क्या कर रही थी, कंडे थाप रही थी। कंडे समझते ना, गोबर के उपले, ठीक है, तो वो थाप रही थी। इतने में आनंद ने अपनी पढ़ाई की बात छेड़ दी। आनंद ने कहा कि अम्मा तू तो समझा बाबूजी को कि मेरी पढ़ाई न छुड़ाए। निर्णय लिया गया कि माँ बेटे दत्ताजी राव देसाई के यहाँ जाकर पूरा मामला समझाएंगे। मम्मी ने कहा, अरे तो तेरी नहीं सुनते तो मेरी कहां से सुन लेंगे, तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, दत्ताजी राव के यहाँ चलते हैं। दत्ताजी राव ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक पंच टाइप समझ लीजिए आप, कि उनके इसके जो आनंदा के पिताजी हैं, आनंदा के जो दादा हैं, वो इनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये पहुंचते हैं वहां, लेकर अपनी माँ को दत्ताजी राव के यहाँ ले गया और उन्हें सारी बात समझा दी कि देखो इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और इसका स्कूल छुड़वा दिया है, खेत में काम करने के लिए बोल रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। आगे क्या होता है, लेखक के पिता ने पढ़ाई पर रोक लगा दी, आनंदा का खेत पे काम करने के लिए बोले हैं। इस तरह से सारी बात बता देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे की कहानी बताएं भैया, बताओ। तो लेखक के दादा दत्ताजी राव का बहुत आदर करते हैं, इतनी बात, तो इसलिए आदर करते हैं तो बात मानेंगे। दत्ताजी राव ने कहा उस लेखक से, लेखक जो कि छोटा सा बच्चा था उस समय, फिर उन्होंने बाद में ये सब जो उपन्यास लिखा, ठीक है। तो लेखक ने क्या, उसने लेखक को कहा एक काम करना, तू भेज देना उसको घर आए तब, और थोड़ी देर बाद तू आ जाना। बोले ठीक है। अब फिर वही बात है कि जैसे ही उसका पिता आया घर, बोले दादा वो दत्ताजी राव ने बुलाया है। बोले ठीक है। दत्ताजी राव के वहां यहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही बात कर रहे थे, थोड़ी बाद आधे घंटे बाद उसकी मम्मी ने इसे भेज दिया, बोले जा तू भी। और दत्ताजी ने कहा था अब आ जाना, तो जा। लेखक गया, तो दत्ताजी ने लेखक को बुलाया, बोले इधर आ, अरे कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो बोल देता है अरे नहीं पढ़ता, मैं खेती में काम करना पड़ता है इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा पढ़ना चाहता है, हाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो दत्ताजी राव उसके पिता को सुना देते हैं, क्यों रे भाई पढ़ाई क्यों नहीं करने दे रहा तू लड़के को। अरे क्या होता है दत्ताजी, ऐसे ही पढ़ने बैठने कोई जमाना नहीं है, ये नहीं है। अरे बोले नहीं नहीं पढ़ाई करा, ऐसे मत कर तू, और अगर ये नहीं देना, ये नहीं पढ़ाए ना तो पढ़ाई का खर्चा मैं दे दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, फिर उसे स्कूल भेज देते हैं। पर स्कूल भेजने की एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी, इस तरह से खाना खाते हुए उसे उंगली दिखा के शर्त बता देते हैं क्या क्या शर्तें हैं। शर्त क्या है, घर आकर दादा ने आनंदा को सारी शर्तें समझा दी। क्या शर्तें हैं भैया, सुबह 7 बजे खेत में जाना होगा, फिर 11 बजे पाठशाला, 11 बजे का स्कूल है ना, 7 बजे खेत पे जाओ सारा काम करो, फिर 11 बजे स्कूल जाना। स्कूल से आते ही बस्ता घर पे रखकर सीधे खेत पे जाना होगा, कोई होमवर्क नहीं, इतना करना होगा। साथ ही जिस दिन खेत में काम होगा उस दिन आनंदा स्कूल नहीं जाएगा, खेत का काम पहले है स्कूल बाद में। ऐसी सारी शर्तें बता दी। आनंदा ने कहा ठीक है दादा।
वो अपने पापा को क्या कहता था, दादा कहता था। बोले ठीक है दादा। स्कूल जाने लगा। अब स्कूल जाने लगा तो उसके पास ऐसे धोती पहन के जाता था। स्कूल के बच्चे उस पर हंसते थे, कोई उससे बात भी नहीं करता था, सब के सब। और साथ ही साथ एक और चीज हुई क्या, कि आनंदा तो पिछले साल पढ़ता था ना, तो उसके साथ के सारे बच्चे पास हो गए। अब ये पिछले अपने छोटे बच्चों के साथ बैठने लगा। ये भी कहानी हो गई। स्कूल गया तो उसके साथ सारे बच्चे पास हो चुके थे। छोटी कक्षा में बच्चों के साथ उसे बैठना पड़ा। और फिर क्या हुआ, आनंदा की धोती खींचते थे, उसका मजाक बनाते थे। आनंदा ने अपनी सी माँ से बात करी, 2 नाड़ी वाली चड्डी बुलवा ली, ठीक है। और 2 नाड़ी वाली चड्डी और पलट पलट करके वही पहन कर जाता था। एक दिन ये, एक दिन वो, अगले दिन झूल जाती थी। इस तरह से वह स्कूल जाता था और धोती पहन के फिर क्या करता था, अपना खेत का काम करता था। तो ये देखिए चड्डी पहन के एक लड़का बैठा ना, इसी को आप आनंदा समझ लीजिए। इमेजेस तो बच्चों को कितनी अच्छी लगाई है। इस तरह से मास्टर साहब आते थे पढ़ाने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक बड़ा स्मार्ट लड़का था, और वो बड़ा स्मार्ट लड़का गणित में होशियार था। आनंदा ने उससे दोस्ती कर ली, उसके साथ साथ गणित का सवाल करता था और उसको सारे गणित के सवाल आने लगे। क्या है भैया, धीरे धीरे उस पढ़ने में रुचि होने लगी। उसकी दोस्ती वसंत पाटिल से हुई। वह गणित के सारे सवाल कर लेता था, गणित के सारे सवाल वह कर लेता था। इसलिए मंत्री मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। नाम क्या था, वसंत पाटिल। ये एक लाइन में आ सकता है कि भैया आनंदा का दोस्त कौन बना, वसंत पाटिल बना, गणित में अच्छा था। तो इसे क्या करा, मंत्री मास्टर ने क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो उसने उससे दोस्ती कर ली। अब क्या है कि आनंद भी सवाल हल करने लगा और दोनों बाकी बच्चों की कॉपियां चेक करने लगे। देखिए ये है आपका वसंत पाटिल, ये है आपका आनंद यादव, ठीक है। दोनों मिलकर के बाकी बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे हैं। चलिए मराठी पढ़ने के लिए फिर सोंदलगेकर मास्टर आए। नाम क्या था, मराठी पढ़ाने के लिए आए थे, पढ़ाने के लिए, ठीक है। मराठी पढ़ाने के लिए सोंदलगेकर मास्टर आए। बहुत अच्छी कविता पढ़ते थे, इतनी अच्छी कविता पढ़ते थे कि लेखक को पसंद आने लगा, लेखक को रुचि होने लगी। और लेखक को लगने लगा अच्छा जो कविता लिखते हैं ना ये भी हमारे जैसे ही होते हैं, अच्छा तो मैं भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता है तू भी। लेखक को इंटरेस्ट आने लगा और वह कविता बनाने लगा। फिर क्या हुआ, खेत में भैंस के ऊपर कहीं जहां जगह मिले वहां कविता लिखता है, अपनी खुद की कविता लिखता है, कविता याद करता है, पढ़ता है और खेत का काम करते हुए भी ये सब करता है। उसको ये सब मजा आने लगा और वह इस तरह से खेत का काम के साथ पढ़ाई करने लगा, ठीक है। और यही छोटा सा बालक बाद में जाकर के अपने संघर्षों पर जीत हासिल करता है और अपने कहानी जो उपन्यास में लिखता है, यह मजदूरों के संघर्ष की एक कहानी है। इसमें मतलब हमारे इसमें तो दिखता है कि केवल और केवल लेखक के संघर्षों की कहानी। जब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, पूरा उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मजदूरों के संघर्षों की कहानी है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। अब देख लेते हैं इससे प्रश्नोत्तर। जुज पाठ के लेखक कौन है, आनंद यादव। आया हुआ प्रश्न है, हाँ। पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई, बसंत पाटिल से हुई। ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। क्या यह आत्मकथा आपको अच्छी लगती है, हाँ भैया अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी है, इससे हम सीख सकते हैं। अगर आपके भी घर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस कहानी से सीख सकते हैं कि देखो आनंदा ने कितनी मुश्किलों के बाद जाकर के इतना काम किया और फिर आखिरकार वो बहुत बड़ा लेखक बना, ठीक है। तो यह जूझ कहानी की बात हो रही है। चलिए स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, ये आपको बता देना है। तो आप बता देंगे भैया कि जब वो शुरू में जाता था उसे अच्छा नहीं लगता था, फिर बाद में आए सोंदलगेकर मास्टर, कविता पढ़ने लगा, वसंत पाटिल से उसकी दोस्ती हो गई, गणित के सवाल हल करने लगा और उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। यही सब लिखा है, ठीक है। चलिए दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की, दत्ताजी राव ने लेखक की मदद ऐसे की कि उसके पिताजी को समझा दिया कि भैया लड़के को पढ़ने भेजो। तो लड़का पढ़ने गया तो इसकी मदद हो गई, ठीक है। और क्या कहा कि भैया अगर फीस नहीं दे रहा हो तो मैं दे देता हूं, इस तरह की बात भाई बताई। जुज कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखिए। किसकी, दादा के जीवन शैली, उसके दादा जो है उसकी क्या जीवन शैली। आनंद यादव के दादा खेती का सारा कठिन काम परिवारजनों की पढ़ाई छुड़वाकर उनसे करवाते थे। ये उनके दादाजी का काम था, दादा मतलब पिताजी, ठीक है। स्वयं वे मेहनत करने के बजाय सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास बिताते थे, है ना, पिताजी हैं भैया। गांव में निठल्ले घूमकर अपनी आजादी का आनंद लेते थे, अपने बच्चों से काम कराते थे, अपनी पत्नी से काम कराते थे, खुद बाजार में घूमते थे आजाद पंछी के जैसे,
खाना खाने घर आते थे, बस इतना सा उनका काम था। और साथ ही साथ एक रखमाबाई थी, उनके वहां जाकर ज्यादा बैठते थे। ठीक है, 2024 का प्रश्न है, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छे लगने लगा? अच्छा लगने लगा, कविता उसे पसंद आ गई। कविता लड़की का नाम नहीं है। कविता उसे लिखना अच्छा लगने लगा, कविता पढ़ना अच्छा लगने लगा, कविता समझ में आने लगी, तो फिर वह जो भी काम करता कविता अपनी बनाने लगा। ठीक है, जितना अकेला रहूं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कविता ऊंची आवाज में अभिनय और नृत्य के साथ गाई जा सकेगी। अकेलापन उसे अच्छा लगने लगा, अकेले में गा रहा है, अकेले में नाच रहा है, ये सब काम वह करने लगा। पहले दिन कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? जो पाठ के आधार पर लिखिए। क्यों खट्टा हो गया? क्योंकि उसके सारे लड़के जो उसके साथ पढ़ते थे सब पास हो गए थे, वो अकेला पिछले छोटे बच्चों के साथ रह रहा था। दूसरा, वो उसकी धोती खींच रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, तो उसका मन खट्टा हो गया। ठीक है, वहां सब कुछ पराया लग रहा था, कुछ अपना नहीं लग रहा था। चौथी कक्षा तक जो स्कूल अपना लगता था वही स्कूल अब पराया लग रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु का महत्व सोंदलगेकर मास्टर की कहानी है भैया। सोंदलगेकर मास्टर जो है ना, वह आनंदा के गुरु हैं। उन्होंने ही इस बच्चे को, जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसका मन पढ़ाई में लगा दिया, और पढ़ाई में इस तरह से मन लगाया कि वह कविता के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हुआ, कविता के प्रति इतना ज्यादा रुचि उसके मन में आई, और वह क्या करने लगा? पढ़ने लगा, कविता पढ़ने लगा, कविता लिखने लगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा लेखक आखिरी में बना। ठीक है, यही सब गुरुजी की बात है, आप इसे पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की संघर्षी झांकी प्रस्तुत कीजिए। संघर्षों की झांकी, ठीक है, हाँ, संघर्षों की झांकी चित्रित कीजिए। तो संघर्ष जो किए उसने बता देना है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार क्या है? आनंद यादव को उनके आलसी पिता ने पढ़ाई छुड़वाकर खेती में लगा दिया था। दत्ताजी राव ने मदद की, तब जाकर शर्तें मान करके उन्होंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। शर्तें क्या थी पता है ना? 7 बजे उठो, 11 बजे तक काम करो, स्कूल से आओ, बस्ता रखो, जाओ खेत पे काम करो, ये शर्तें थी। अगर खेत पे काम हो तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, उस दिन छुट्टी, स्कूल नहीं जाएंगे। विषम परिस्थितियों में एक योद्धा की भांति खेती और पढ़ाई के बीच संघर्ष करते हुए अंततः वह प्रसिद्ध कवि बने। लेखक भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यह पाठ किसान मजदूर के जीवन और उनके जुझारू संघर्ष की सजीव झांकी है। अगला है, दत्ताजी राव ने लेखक को किस प्रकार मदद की? यह तो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, लेखक सोंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नजदीक पहुंच गया? लेखक मास्टर जी के नजदीक ऐसे पहुंच गया कि उसे कविता में रुचि आने लगी, कविता समझ आने लगी। मास्टर जी कविता पढ़ाते थे तो मास्टर जी को अपनी कविता लिख के दिखाता, मास्टर जी देखो मैंने कविता लिखी। अब बच्चा है 4th क्लास का, क्या लिखेगा? पर फिर भी मास्टर जी ने उसे पढ़ा, और बेटा बहुत अच्छा लिख दिया तूने, है ना, इस तरह से उसे चढ़ाया, तो वो वाकई में बहुत अच्छा लिखने लगा, और आखिरकार इतना अच्छा लिख दिया कि उसे आज 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बात उनके जीवन में रही। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी करने लगा यानी कि तुकबंदी क्या होती है? कविता लिखना एक तरह से, कि तुक मिलाना, लाइन से लाइन जोड़ना, ये सब बातें। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर लिखिए कि स्वयं मैं भी कविता लिख सकता हूं। कैसे पता चला उसे? मास्टर सोंदलगेकर की सुरीली गायन शैली और अभिनय ने लेखक को गहरे तक प्रभावित किया, गहरे मन तक प्रभावित किया, गहरे मन तक प्रभावित किया। मास्टर जी स्वयं कवि थे, और उन्होंने जब अपने घर की मालती लता पर कविता रची तो लेखक को यह एहसास हुआ कि कविता अपने आसपास के दृश्यों पर भी लिखी जा सकती है, तो मैं भी लिख सकता हूं। उसके पास तो खेत था, और भैया खेत था मतलब दृश्य ही दृश्य थे, बहुत सारे दृश्य थे, तो वह तुकबंदी करने लगा। इस तरह से उसे आत्मविश्वास आ गया। ठीक है, अब आ जाता है आपका अंतिम पाठ। नाम है इसका अतीत में दबे पांव। किसने लिखा है? ओम थानवी जी ने। क्या है इस अतीत में दबे पांव? मोहनजोदड़ो की एक कहानी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या होता है भैया? देखिए, हमारा भारत जो है ना, ये सिंध का जो क्षेत्र है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई थी आज से 5000 साल पहले, शायद और ज्यादा। ठीक है, तो उस समय में ये देखिए कितना 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की सभ्यता है।
अब 2600 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से 2600 साल पहले, और फिर एक ईस्वी आई तो वहां से 2026, अभी कितने हो गए, 2000 साल लिए और 2600 साल, वो लगभग ये समझ लीजिए 4500-4600 साल पुरानी कहानी है। ठीक है, तो लेखक 4500 साल पहले था क्या? नहीं, उस जमाने में ये सभ्यता विकसित हुई, फिर लेखक घूमने गया तो लेखक ने इसके बारे में लिखा। ठीक है, ये सब बातें हुई। तो क्या समझाया लेखक ने? सिंधु घाटी एक मानव सभ्यता है, ये तो ठीक है ना, आप समझ गए। सिंधु घाटी के आसपास लोगों ने अपना एक समाज बनाया था, वहां का एक शहर है मोहनजोदड़ो, तो उस शहर की बात लेखक ने कही है अतीत में दबे पांव में। ठीक है, इतना समझ आ गया। सभ्यता का अर्थ क्या है? जीवन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं ना, तो उनकी अपनी जीवन प्रणाली थी, एक विशेष जीवन प्रणाली थी। उस जमाने वो लोग पक्के मकान बनाया करते थे, पक्की ईंटें हुआ करती थी। उस जमाने में उन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा था। उस जमाने में उनके पास वाटर सिस्टम बहुत अच्छा था। कैसे वाटर सिस्टम? देखिए, अभी पिछले साल बारिश हुई थी और इतनी बारिश हुई पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो शहर जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, उस शहर में बारिश वहां भी हुई थी, है ना, पूरा ऐसा खंडर जैसा बना है, बारिश वहां भी हुई, लेकिन उस जमाने का वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वो नाली वाला सिस्टम आज भी काम कर रहा है और सारा की सारा पानी वहां से बह करके निकल गया। इस तरह की बात हो गई। ठीक है, ये कहानी हुई थी और ये लेटेस्ट बात है, तो उस जमाने का विज्ञान आप आज समझ सकते हैं आप। अध्याय में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों की बात की गई है और यह ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। ठीक है, इस तरह का वो शहर है ना। इसमें यहाँ पर एक टीला बसा हुआ है और पूर्व और पश्चिम में एक साइड बहुत ज्यादा अच्छे मकान है और एक साइड थोड़े छोटे मकान है। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती है। ये पूरी की पूरी शहरों की विशेषता है। मकान भी बहुत अच्छे बने हैं, पक्की ईंटों के मकान बने हैं। अब सोच लीजिए आप, मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस शहर में लगभग 85,000 लोग रहते थे। समझ लीजिए उस जमाने में 85,000 लोग रहते थे और उन्होंने किस तरह से व्यवस्था पूरी अपनी बनाई थी। ठीक है, सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और इस प्रकार मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मतलब यह है कि उस जमाने में मोहनजोदड़ो शहर था, ठीक है था, फिर एक बार या तो बारिश हुई होगी या तो फिर भूकंप आया हुआ होगा या फिर कुछ हुआ होगा और वो सब हुआ तो फिर मोहनजोदड़ो शहर जो था वो दब गया। अब एक दिन की बात है, राखलदास बनर्जी किसी खनन में थे, तो इन्होंने ये वहां किसी खनन में काम कर रहे थे, तो इन्हें वहां ये शहर मिल गया। फिर उन्होंने खोदते रहे तो पूरा का पूरा पता चला पूरा का पूरा शहर है ये तो, और इतना बड़ा शहर तो कितना पुराना है। फिर इसकी कार्बन डेटिंग करवाई, पता चला भैया 2600 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ये पूरी कहानी, ये है वह महान इंसान राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं क्या है? बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। महानगर था, है ना, आज महानगर मतलब बहुत सारे लोग रहते ना, उस जमाने में वैसे था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु के मैदान पर बसी थी, लेकिन मोहनजोदड़ो टीलों पर बसा था। ठीक है, टीले मतलब क्या? ऐसी ऊंचाई पर। इसे मृतकों का टीला भी कहा जा सकता है। सड़क और गलियां ग्रिड प्लान के अनुसार थी। ग्रिड मतलब क्या? इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर काटते थे। ठीक है, अर्थात सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेखक ने इसकी तुलना राजस्थान से की है। यह बहुत जरूरी है। क्यों की है? क्योंकि जब लेखक घूमने के लिए गया तो उसे राजस्थान की याद आ गई कि अरे हमारे वहां भी इसी तरह के मकान है, इसी तरह की व्यवस्था है, तो क्या ये कोई कनेक्शन है? हो भी सकता है। लेखक को इस तरह से याद आती है। नगर के पश्चिम में महत्वपूर्ण इमारतें बनी है, जैसे प्रशासनिक भवन, सभा भवन, ज्ञानशाला। ये सब लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे ये लोग धर्मशाला बनी होगी इनकी, इस तरह से दिमाग लगाया और नाम दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है वो लिपि आज तक पढ़ी भी नहीं जा सकी है। नगर में बौद्ध स्तूप भी है। तो क्या उस जमाने में बुद्ध आ गए थे? नहीं, बौद्ध स्तूप बाद में बनाया गया। ठीक है, जो शहर के सबसे ऊंचे क्षेत्र में बाद में बनाया गया, ये समझ लीजिए। भवन में पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ है। हाँ हुआ है, उस जमाने में पक्की ईंटें थी भैया, जो एक ही आकार की होती थी और उनका आकार क्या था? 1:2:4 होता था। यह अनुपात पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना, 1:2:4। मोहनजोदड़ो घरों की विशेषता क्या है? सभी घरों की वास्तु योजना एक जैसी, एक जैसे घर बने। सामने की देवर दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है। सामने की जो दीवार है ना, सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि ना कोई खिड़की है ना कुछ, केवल प्रवेश द्वार है। और नगर में क्या है? छोटे और बड़े घर हैं।
छोटे बड़े घर हैं लेकिन डिजाइन एक जैसा है, वास्तु योजना एक जैसी है। बृहत स्नान घर, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्नान घर है। मोहनजोदड़ो नगर में एक सामूहिक स्नान पूल, मैंने कहा था ना स्विमिंग पूल, यही स्विमिंग पूल है। 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा, 7 फीट गहरा है। यहाँ पे कुएं भी मिले हैं 700 पूरे। इसके 3 तरफ साधुओं के स्नान गृह हैं, उत्तर में 2, 5 में 8, यानी कि 2 लाइन में ऐसे 8 हैं, और इनमें से किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। मतलब ये कि जब जाते हैं ना तो कहीं ऐसा नहीं है कि आमने सामने टकरा रहे हो। इस तरह से इसके तरफ स्नान घर हैं बहुत सारे। स्नान घर मतलब समझते हैं ना, बाथरूम है। और किस तरह से है कि एक दूसरे जो गेट हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं खुले। क्यों ऐसा करवाया गया? भैया कोई नहा के निकल रहा है, ठीक है, तो 2 लोग एक साथ नहा के निकले तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, इसलिए तो दरवाजे इस तरह से बनाए कि एक साइड ना खुले, अलग अलग तरह से खुले। बहुत अच्छा नमूना है। यह कुंड पक्की ईंटों का बना है, पानी के लिए कुआं बना है, बहुत सारे कुएं हैं, 700, ठीक है, कितने हैं? 700 के करीब कुएं हैं। महाकुंड में उत्तर पूर्व में एक बड़ी इमारत है, अवशेष मिले हैं, इसके बीच में एक दालान है। विद्वानों ने इस अध्ययनशाला की संज्ञा दी है। विद्वानों ने सोचा अच्छा इस जमाने का कॉलेज रहा होगा, क्यों अंदाजा ही लगा सकते हैं। उस जमाने की लिखी आपको सिंधी लिपि आप पढ़ तो पा नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। तो इस तरह से कह दिया कि इसे कॉलेज ऑफ पृष्ठ माना जाता है, ठीक है। पूर्व में संपन्न लोग रहते थे, ये भी ठीक है। मोहनजोदड़ो में पानी के लिए कुएं के लिए 700 कुएं थे, समझ गए। ये भैया मिले हैं, इन्हें याजक नरेश की उपाधि मिल दी गई है। इस तरह से एक मूर्ति है, और भी बहुत सारी अलग अलग मूर्तियां मिली हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, और एक पशुपतिनाथ का एक चित्र मिला है, स्वरूप मिला है। इस तरह से बात हुई है, ठीक है। यह मूर्ति किसकी बनी है? मिट्टी की, और पकी हुई है, इसलिए धातु और पत्थर जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन यह मिट्टी की बनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रश्न पर। प्रश्न क्या है इसके? मोहनजोदड़ो के दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर लिखिए। अरे आकार की भव्यता के साथ क्या है ये? क्या प्रश्न क्या है? ध्यान समझो। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता मतलब बड़ा है के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती, यानी कि वहां पर कला ज्यादा जरूरी है। सब चीजों पे बहुत अच्छे से निखार किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो, छोटा हो पर अच्छा हो। चाहे स्नान घर हो, चाहे वहां के घर देख लो, चाहे वहां का ड्रेनेज सिस्टम देख लो, मतलब जल निकास प्रणाली देख लो, है ना, वहां की मूर्तियां देख लो, सारी की सारी चीजों में आपको कला दिखाई देगी। सिंधु सभ्यता खुदाई में मिली वस्तुएं आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन कला की दृष्टि से अत्यंत भव्य हैं, यही समझाना है आपको। यहाँ की धातु पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड और मोहरे पर उकेरी गई आकृतियां सौंदर्य बोध और उच्च कोटि के कला कौशल का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। कौन से 2 शहरों की दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? कौन से 2 शहर है भैया? वही 2 शहर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को लेखक ने इस तरह से लिखा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। आप चाहो तो मोहनजोदड़ो भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो, पर अगर इस तरह से लिख पाओ तो कोशिश करो कि आप यही लिखो, ठीक है। ये दोनों क्या है? महानगर है, और सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी है ना? अब इसलिए बंद कर दी कि पहली बात तो राजनीतिक कारण है, ठीक है, कि भारत में क्षेत्र ही नहीं है। अब वो क्षेत्र पाकिस्तान में जा चुका है, तो वहां जाके खुदाई कैसे करे? मान लीजिए किसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बनाते हुए, है ना, खुदाई की भी जाए, पर एक बात ये समझिए कि वो शहर पहले से ही उसे बचाना जरूरी है ना, बजाय इसके कि उसे और ज्यादा खोदें, बिगड़ गया तो फिर आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि 2600 साल पहले, 5000 साल पहले क्या था। इसलिए उसे बचाना आज ज्यादा जरूरी है। ये सब बातें बता देना है, लेकिन अब इसे रोक दिया गया। कारण क्या है? सिंधु नदी में पानी का रिसाव होने से जल जमाव और क्षार के कारण खंडर नष्ट हो रहे हैं। खंडर जो है ना वो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में इन ऐतिहासिक अवशेषों को सुरक्षित बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो भैया ऐसे में नए खोदेंगे तो उनको कैसे संभालेंगे, इसलिए खुदाई बंद कर दी। मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए। भैया पुराने जमाने में क्या क्या जानकारी थी उसको पाठ के आधार पर लिख देना है। लिख दोगे ना? पाठ तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है बच्चों, देखना एक बात समझना, पाठ आपको पढ़ना जरूरी है। पाठ पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो फिर
इस तरह से जो अलग अलग प्रश्न बनेंगे ना उनको आप सोल्व कर पाएंगे। सीधी सी बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के प्राचीनतम नियोजित शहर है। ताम्रकालीन शहरों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट है, जिसे सिंधु सभ्यता की राजधानी माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? कि ये उस जमाने में सिंधु सभ्यता की राजधानी रहा होगा, तभी तो टीले पे बसा है, तभी तो स्नान घर है, तभी तो इतनी व्यवस्थित योजना है। जैसे आजकल हमारे राजधानी है कि नहीं, हर स्टेट की एक राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली आती है, वैसे उस जमाने की राजधानी माना गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थी, लोगों ने कल्पना करी है कि मोहनजोदड़ो राजधानी रही होगी। क्या क्या मिला है? इमारतें मिली हैं, सड़कें, मूर्तियां, मोहरों, ये सब चीजें मिली है। याजक नरेश मिले हैं, ये सब बातें आपको लिख देना है। मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को अनचाहे ही राजस्थान का ख्याल आ गया। तो क्यों आ गया ये आपको बता देना है। लेखक मोहनजोदड़ो की गलियों और खंडहरों में घूम रहा था और उसे देखकर अतीत की स्मृतियों में खोकर राजस्थान के जैसलमेर जिले के मुहाने पर स्थित कुलधरा गांव की याद आ गई। आप में से कुलधरा गांव से जो भी देख रहे हैं, नीचे कमेंट में मुझे बताना, मैं बाद में पढ़ूंगा कि वाकई में कुलधरा गांव से कौन कौन है, और क्या ऐसे ही जो कहानियां इस कहानी में जो लेखक ने वर्णन किया है, क्या कुलधरा गांव इस तरह का ही है, या आप मुझे बताएंगे। जैसलमेर जिले में कुलधरा है कि नहीं है ना? ऑब्वियसली है। ठीक है, तो ख्यालों में खो गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो और कुलधरा की बसावट, खंडहर एक समान है, एक जैसे ही है दोनों के शहर। ठीक है, दोनों शहर की बनावट एक जैसी है, दोनों ही वीरान है जो लोगों के आने का इंतजार में खड़े हुए हैं। कुलधरा के लोग राजा से नाराज होकर चले गए। ठीक है, अच्छा, राजा से नाराज होकर चले गए। वहां की खूबसूरती में हरदम गमी व्याप्त है, इसलिए लेखक को अनचाहे राजस्थान का यह ख्याल आ गया। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? बता देंगे। मोहनजोदड़ो, कुलधरा की याद आ गई, कुलधरा गांव की याद आ गई। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ये वही सवाल है, कौन सा? कला वाला, कि बड़ा तो बड़ाई के लिए नहीं बल्कि कला के लिए जाना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन नियोजित शहर था। संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित, विकसित और संपन्न था। महलों व धर्मतंत्र प्रतीक, मंदिरों, मूर्तियों आदि का दिखावा नहीं है, जबकि यहाँ पर राज व्यवस्था भी थी, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, पर इन सभी का धार्मिक आडंबर नहीं था, बल्कि विकास था, और विकास की बात की जा रही थी। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित भव्य सभ्यता थी? देखिए ना इन लोगों को, देखिए ये सारी चीजें, है ना। अगर ताकत से अगर विकास होता सिंधु सभ्यता का, तो इस तरह कला पर ध्यान दिया जाता क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए सिंधु सभ्यता में सर्वत्र कला का साम्राज्य दिखाई देता है। कहीं पर भी ताकत व प्रभुता के प्रतीक चिन्ह नहीं बन पाए, है ना। क्या बना है? बैलगाड़ी बनी है। बैलगाड़ी प्रभुता का चिन्ह है कि जीवन प्रणाली का? याजक नरेश है ना। और यहाँ पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी है, ये एक बैल है। इस तरह की सारी किसी भी चित्रावली में राजा अथवा बलशाली व्यक्ति की चाटुकारिता या पूजा करते लोग नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं मिले, प्रेम भाव पूर्ण व्यवहार होता था उस जमाने में। ठीक है, जो भी चिन्ह मिले हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि वहां का समाज किसी राज शक्ति की ताकत से अनुशासित नहीं था, बल्कि स्व समझ यानी कि अपने आप की समझ से अनुशासित था। अब स्विमिंग पूल की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? प्राचीन सभ्यताओं में मुख्यतः राजाओं के संरक्षण में कला का विकास होता था। ये पुरानी सभ्यताओं का नियम है कि संरक्षण कोई राजा देगा तभी जाकर के विकास होता है। कहीं कहीं धार्मिक आस्था से भी कला का सर्जन होता था, लेकिन भैया ये हमारी मुख्य बात है। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं है, ना तो वहां राज शासित है, न तो वहां कोई और शासन चलता है, समाज का शासन चलता है। न तो राज है न धर्म है। उसके पोषण में समाज के हर वर्ग का हाथ था। वह समाज के लोगों द्वारा समाज के हितों के लिए पोषित थी, यानी कि समाज में आपसी व्यवहार के द्वारा पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता बनाई गई थी। इसी के साथ आपका आज का वितान चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, वितान आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा वितान पढ़ते हुए। वितान बच्चों है केवल 3 ही चैप्टर,
लेकिन तीनों चैप्टर को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तब कहीं जा करके आपको बहुत काम आएगा, और आपको इतना काम आएगा कि वितान आपको पूरे के पूरे 11 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि अगले वीडियो को हम और ज्यादा अच्छा बना करके आपके सामने ले पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और वीडियो बच्चा आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो आप अगर वेट कर रहे हैं तो कमेंट में बता देना, सर आई एम वेटिंग फॉर दिस, और हम वो वीडियो लाने की आपकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण बैरागी मिलूंगा फिर इसी रास्ते में, इसी सफर में एक बार फिर आपसे।